स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है ये इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है BHDLA 135 जो कि हिंदी का कोड है। तो हम इसके चैप्टर नंबर 3 के बारे में आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बात बताऊं तो जून सेशन और जितने भी आपके एग्ज़ाम सेशन आने वाले हैं इनकमिंग, उन सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इस कोड का अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का प्लेलिस्ट भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाकर अपने सेशन को अटेंड कर लीजिए। बात कर लेते हैं। हमारा 3rd चैप्टर का नाम है हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप, यानी कि हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप। देखो ये क्या है, हिंदी की बात की जा रही है। तो प्रयोजन का मतलब होता है कि मतलब पर्पस, ठीक है। मूलक का मतलब होता है कि किस पर्पस के बेसिक पे हम उसका स्वरूप अपना रहे हैं हिंदी का। तो ये आपका चैप्टर है। तो देखिए भाई, हिंदी का जो प्रयोजन होता है क्यों अपनाया जाता है, तो बेसिकली हम इसके 3.0 के बारे में उद्देश्य है। तो देखो, इसका प्रयोजन का मतलब होता है हिंदी क्या है, हिंदी के बारे में क्यों यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, उसका प्रयोजन क्यों, यानी कि क्यों हम हिंदी को यूज़ करते हैं। तो हिंदी एक लैंग्वेज है, उसको पर्टिकुलर हम यूज़ किस पर्पज़ पे करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम करते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.1 क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या फिर इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही है कि इस चैप्टर में हम अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में हिंदी का जो पर्पज़ देखेंगे कि हिंदी का प्रयोजन क्यों करते हैं, यानी कि प्रयोजन यानी कि यूज़ हम क्यों करते हैं, क्यों वो नीड है, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, उसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.2 आ जाता है प्रयोजन मूलक भाषाएं के से तात्पर्य। अब देखो, प्रयोजन मूलक भाषाएं से तात्पर्य यानी कि प्रयोजन शब्द का जो तात्पर्य क्या है, तो उद्देश्य होता है या फिर लक्ष्य होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई किस प्रयोजन, किस पर्पज़ से हम हिंदी को यूज़ कर रहे हैं। तो भाई भाषा का एक पर्पज़ है। अब मान लो कि एक हिंदी भाषा का हम यूज़ कर रहे हैं अभी तो इसका क्या पर्पज़ है भाई, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझाने के लिए, तभी तो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी भाषा का भी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई मतलब इंग्लैंड से कोई दो कम्युनिकेटर यानी कि बोल सकते हो कोई टूरिस्ट आ रहा है 2 इंग्लैंड से, तो भाई उनकी भाषा क्या है भाई, बोल सकते हो अंग्रेजी है। एक सेकेंड, ठीक है। तो वो टूरिज्म वो भाई इंग्लिश जानते हैं, तो वो अपना जो भाषा है वो किस लैंग्वेज में यूज़ करेंगे भाई, इंग्लिश के लैंग्वेज में। क्योंकि उनका पर्पज़ क्या है, बातचीत करना। उनका उद्देश्य क्या है, उनका मोटिव क्या है, बातचीत करना, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी एक मतलब एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे बाकायदा। अपने माता पिता के स्वरूप में हम जब बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं अशिक्षित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और आप लोग जाके शहर में बस जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप हिंदी बातचीत कर लेते हो, लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने मतलब अपने जो है ग्रामीण क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपके बातचीत करने का तरीका वहाँ पे अलग हो गया कि आप अपने माता पिता से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और आप दूसरे लोगों से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा एक प्रयोजन है। प्रयोजन यानी कि उद्देश्य है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात बोलूँ, देखो हर एक व्यक्ति का ना, हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हम किसी से बातचीत करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आपके माता पिता पढ़े नहीं होंगे तो आप लोग साधारण लैंग्वेज में उनसे बातचीत करते होंगे। अगर उसी चीज़ को आप एजुकेटेड फील्ड में देखो, जहाँ पे आप शिक्षा व्यवस्था को देखो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि एजुकेटेड फील्ड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बातचीत करना प्रयास करोगे, ठीक है। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि आप अपने व्यवस्थाओं के अनुसार, वातावरण के अनुसार और व्यक्ति टू व्यक्ति के अनुसार जो है आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रयुक्ति की संकल्पना। प्रयुक्ति की संकल्पना का मतलब होता है कि हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, जो शब्द प्रयोग में ला रहे हैं, उसका मेन लक्ष्य क्या है, वास्तव में उसकी उपयोगिता क्यों है, वास्तव में उसकी सामाजिकता, व्यवस्था और जीवन का व्यवहार स्वरूप क्या है, उसको ही हम प्रयुक्ति की संकल्पना देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक परिवार में बातचीत हो रहा है, तो वो बातचीत कुछ भी हो सकता है भाई, फैमिलीज रिलेशन के रूप में भी हो सकता है, माता पिता के रूप में, हाँ बेटा तुमने खाना खाया या नहीं खाया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक
ठीक है। अब उसके बाद हमारा प्रयुक्ति का आधार। प्रयुक्ति का आधार का मतलब होता है कि बेस, ठीक है। अब मान लो कि जैसे एक घर होता है तो उसका आधार क्या है भाई, उसका पिलर्स उसके आधार है, वो उसी पे मजबूती है। तो भाई हम जो प्रयुक्त कर रहे हैं, जो भाषा प्रयुक्त कर रहे हैं, उस भाषा का आधार क्या है, एक दूसरे से बातचीत करना, लोगों के भावनाओं को समझना, अपने बातों को पूर्ण करना, अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, इसका आधार है, ठीक है। यस और नो समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद हमारा आ जाता है 3.4.1 विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र की बात की जाए तो देखो भाषा का जो विषय क्षेत्र होता है ना, वो बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पे, यानी कि जो भाई उसका डिक्शनरी है, जो शब्दावली है, जो रचना है, जो स्वरूप है, जो क्षेत्र है, और जो उसकी घटना है, ठीक है। भाई उर्दू की भाषा अलग होगी, उर्दू की शब्दावली प्रयोग करने का अलग होगा, उसका बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका उच्चारण करने का अलग होगा। भाई हिंदी का अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, भाई आपके फ़ारसी भाषाओं का अलग होगा, जैसे कि लफ्ज़ बोला जाता है, लजीज बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का जो स्वरूप है, इनका स्वरूप जो है अलग अलग तरीके से हम उच्चारण करते हैं। अब इस चीज़ को देखा जाए, लजीज बोला जाता है तो एक लजीज बोला दे। अब देखो शब्दों में कितना हेर फेर हो गया ना, लजीज, लजीज कोई शब्द है लेकिन उसी चीज़ को लजीज, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है तो कितना वर्ड को मतलब उच्चारण करने से शब्दों का जो है हेर फेर बदल जाता है। उसके बाद संप्रेषण का तरीका। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका, यानी कि एक दूसरे से हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे भाई, एक लहजा से करेंगे, एक वाक्य का स्वरूप होगा, एक बोल सकते हो दोनों व्यक्तियों के बीच जो है औपचारिक होगा या फिर अनौपचारिक होगा, ये सामने वालों पे डिपेंड करता है। मान लो कि शिक्षित व्यवस्था का लोग होंगे तो भाई औपचारिक रूप में हम बातचीत करेंगे। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करे, उसी प्रक्रिया को हम संप्रेषण बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो और आप लोग सुन के समझ चुके, और उसी के रूप में आप कमेंट्स में रिप्लाई दोगे कि हाँ सर हम समझ गए, तो ये भी एक संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे से वार्तालाप करना, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में, चाहे आंगिक रूप में, ठीक है। तो ये हमारा था। अब भाषा का प्रयोग की औपचारिकता और अनौपचारिकता। देखो भाषा का जो प्रयोग है ना, हम वो सामने वाले व्यक्ति से डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि एक डॉक्टर है, हम डॉक्टर से सर करके बात बोलते हैं, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो साहब कह के बात करते हैं। साहब का मतलब भी सर ही होता है, ठीक है। लेकिन हम उसी चीज़ को लेके अगर हम अपने मित्र के रूप में देखे जाएं, तो हमारा कोई मित्र डॉक्टर होता है तो हम उससे मतलब ऐसे बोल सकते हैं, और तेरा काम कैसा चल रहा है, आज मैं बीमार हूँ, तू थोड़ा टाइम निकाल के ना मेरा नंबर लगवा दिया, मैं आज उससे मिलने आऊँगा, थोड़ा इलाज करवाना है, ठीक है। मतलब वही डॉक्टर का जो ऑक्यूपेशन है, उसी चीज़ के रूप में मित्र के रूप में देखो, आपका भाषा का जो स्वरूप है अलग बन गया ना। अब उसी चीज़ को ध्यान रखो कि आप एक टीचर हो आपसे जो बच्चे बातचीत करेंगे, आप करके बात करेंगे, मैम सर करके बात बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात बोलूँ, आप अपने घर में चले जाओ, बेशक कहीं के भी टीचर हो, लेकिन आपको तू तड़ा करके मिलेगा ही मिलेगा कि आपका बड़ा भाई, और क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, इस तरीके से बातचीत ज़रूर करेगा। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है, भाषा का जो प्रयोग है वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अब हमारा आ जाता है 3.5 हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजनमूलक हिंदी। अब देखो हिंदी की प्रयुक्तियाँ क्या है, सामान्य व्यवहार बोलचाल की होनी चाहिए, इसकी प्रयुक्तियाँ हैं भाई, ठीक है। साहित्य हिंदी होना चाहिए भाई, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में होना चाहिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब हिंदी भाषा का जो प्रयोग है ना, उसका हम वर्तमान समय में कहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे पॉइंट दे रखा है जो कि 9 पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप बाकायदा खुद अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो। वार्तालाप करने के रूप में होना चाहिए, साहित्य व्यवस्था के रूप में, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, कार्यालय क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में, संचार क्षेत्र में। संचार क्षेत्र जानते हो क्या है, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, ये आपके संचार क्षेत्र है। रेडियो और लेखन, ये सब क्या है, आपके संचार लेखन है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.6 प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों है, यानी कि क्यों, यानी कि क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। देखो भाई हमें जानने की आवश्यकता इसीलिए है कि देखो आप लोग, एक हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पे 85% लोग हैं जो है इस पर आश्रित है। 85% जो लोग हैं इस पर पूर्ण रूप से डिपेंड है,
ठीक है। वो बड़े पैमाने पे आसानी से एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई भारत का व्यक्ति हो, उसे बेशक कितना भी फ्लुएंट इंग्लिश आता हो, लेकिन एक साधारण व्यक्ति से बातचीत करने के लिए जो एक अशिक्षित व्यक्ति हो, वो वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग नहीं कर पाएगा। उसे पता है सामने वाला समझ ही नहीं सकता, तो वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वहाँ पे उसके लिए बोल सकते हो कि व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब यानी कि मतलब बोल सकते हो कि मतलब टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो वो जानता है, इसीलिए हमारे क्षेत्रों में जो हिंदी व्यवस्था का जो स्वरूप है हमारे हिंदी का जानने का, वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा भी वो हमारी हिंदी ही है। तो इस अवस्था में हमारा इसी के कारण जो है आज हमारे बड़े पैमाने पे आज हमारे हर एक क्षेत्रों में लोकप्रियता के रूप में जो है हिंदी को माना जाता है, जो कि हम अपने घर परिवार में भी बातचीत करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.7 प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। अब देखो हिंदी के विविध रूप में देखा जाए तो भाई आपके हिंदी के रूप क्या है। वाणिज्य क्षेत्र में भाई हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है भाई। वैज्ञानिक क्षेत्र में हम अपना हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। देखो जो हमने 9 पॉइंट्स ऊपर कवर किया ना, जैसे कि यहाँ पे हमने 9 पॉइंट्स ऊपर कवर किए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो देखो उन्हीं पॉइंट्स को देखो नीचे अब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? यस और नो एक बार बताइए सभी बच्चे। देखो यहाँ पे 9 पॉइंट्स जो है उन्हीं को नीचे अब एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम हमारे हिंदी क्षेत्र का जो स्वरूप है भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हम बेसिकली यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे कि भाई आपके साहित्य क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, आपके कार्यालय क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, आपके विविध क्षेत्रों के हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो सारी पॉइंट्स ये आप बाकायदा खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग में यानी कि विज्ञापन के रूप में देखो, जैसे यहाँ पे विज्ञापन किया गया है, कम पत्ती में ज़्यादा पल प्याले, इस तरीके का जो यहाँ पे विज्ञापन प्रयोग किया गया है, तो ये भी क्या है, एक हिंदी का ही तो प्रयोग है ना भाई, हिंदी शब्दों का ही तो प्रयोग है। तो ये हमारा क्या है। अब जैसे शादी के कार्ड में आपने देखा होगा वस्त्रालय, प्रेषक व्यवस्था, मतलब ठीक है। तो इस तरीके का भी जो है आपने बड़े पैमाने पे विज्ञापन देखा होगा जो कि हिंदी में ही प्रयुक्त किया जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.8 है प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर। देखो प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है। देखो प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर एक ही चीज़ है कि हम जो सामान्य यानी कि जो बोल सकते हो सिंपल हिंदी यूज़ करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में बातचीत करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने जीवन को जीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी होता है जो किसी पर्पज़ के रूप में ही यूज़ किया जाता हो, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही यूज़ किया जाता हो, जो इसका एक पर्टिकुलर मतलब फील्ड हो, एक वाक्य हो, एक स्वरूप हो, तभी हम प्रयोजन का मतलब ही क्या होता है, पर्पज़ या फिर कोई एम, कोई लक्ष्य, ठीक है। तो उसी के रूप में जो है हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार आप कंपनी के पास फ़ोन लगाते हो तो आपको चॉइस मिलता है कि भाई 1 नंबर दबाने से हिंदी में बातचीत होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने अनुसार जो है एक प्रयोजन हो गया, यानी कि वहाँ पे आपका बात करने का एक बोल सकते हो कि सिस्टम हो गया कि भाई उसी लैंग्वेज में मुझे बातचीत करनी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 3.9 प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्य हिंदी में अंतर। अब देखो साहित्य हिंदी में अंतर क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी में हम अपने कार्यालय क्षेत्र में अपने अनुसार भाषाओं का प्रयोग करते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए बातचीत कर लेते हैं। लेकिन साहित्य हिंदी में जो वह है जिसमें आपकी रचनाओं का, जो अलंकारों का, रस का, रूपक अलंकारों का, उत्प्रेषक अलंकारों का जो है स्थिति का स्वरूप देख सकते हैं, जिसमें हम वाक्य व्यवस्था का जो है साहित्य लेखन क्रिया के रूप में है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 3.10 है आपका सारांश। सारांश जो है आपका चैप्टर का कंक्लूजन होता है, यानी कि चैप्टर का समरी होता है। जैसे कि हमने हिंदी के बारे में पढ़ा कि विज्ञापन के रूप में, हम सामाजिक वार्तालाप के रूप में, हम अपने बोल सकते हो व्यापार के रूप में, वाणिज्य क्षेत्र के रूप में हिंदी का प्रयोग करके अपनी स्थिति को जीते हैं, अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है।
तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर अपने पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करके अपने एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।